कहानी के स्टार्टिंग में रोजी इस कहानी की हीरोइन तियान के पास जाती है। तियान उसे कहता है, मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं इस ख़ानदान का बेटा हूँ और बहुत बड़ा सीईओ हूँ, तो तुम ये ड्रामा बंद करो। रोजी हंसते हुए कहती है, डोंट वरी, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी को जो मेरी आदत लगी है वो नहीं भूल सकते हो, तो तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए रोजी तियान को किस करने लगती है, लेकिन तभी नाइफ लेकर के वो तियान पर अटैक करने वाली थी। कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए कहानी में हम कुछ महीने पहले चलते हैं। रोजी यहाँ पर अपने लिए बॉडीगार्ड चूज़ करने के लिए गई थी। अंडरग्राउंड फाइटिंग में वो वहाँ पर तियान को चूज़ करती है और उसे अपना बॉडीगार्ड चुनती है। उसे अच्छे खासे पैसे देती है और अपने साथ लेकर के जाती है। यानफू से मिलने के लिए जाती है, जिस फैमिली ने रोजी को अडॉप्ट किया था। उसी घर का बेटा था यानफू। कहने को तो वो रोजी को आंटी कहा करता था, लेकिन वो उससे हमेशा ही नफरत करता था, पता नहीं क्यों। रोजी भी जानना चाहती थी। आज भी वो उसी तरीके से रोजी की बुराई कर रहा था। इस बात को सुनकर के रोजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उसे 2-4 झापड़ मार देती है और बोलती है कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कम से कम कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। वो बहुत ही सैड थी। यानफू उसका एक लौता रिलेटिव बचा था, लेकिन वो तो उसे नफ़रत करता था। सारी बातों को वो याद कर रही थी कि आखिरकार कहाँ क्या गलत हो गया जो यानफू उसे इतना नफ़रत करता है। उसके अडॉप्टिव फादर ने रोजी से प्रॉमिस लिया था उसके गुजरने के बाद वो कंपनी और यानफू का ख्याल रखेगी। इस वजह से भी यानफू चिढ़ा रहता था। उसके फादर ने कंपनी के सारे शेयर्स रोजी के नाम कर दिए थे। उनका अपना बेटा होने के बावजूद भी रोजी कंपनी संभालती थी। आज भी वो काफ़ी ड्रंक थी। तियान उसे देखने के लिए जाता है। वो कहीं न कहीं तियान की ब्यूटी से खुश भी थी और शादी में उसकी लॉयल्टी उसे दिखा रही थी कि वो उसके साथ लॉयल है। लेकिन कभी कभी जो चीज़ें सच होती हैं, जो दिखती हैं, वो सच नहीं होती हैं। तियान के मामले में भी वही सच था। भले ही रोजी जितनी ड्रंक थी, वो खुद को तियान को ऑफ़र कर रही थी, उसके साथ रोमांस करने के लिए वो इनिशिएट कर रही थी, फिर भी तियान ने खुद को रोका हुआ था। उसका ध्यान जाता है रोजी के पैर पर, जो कि उसे चोट लगा था। तो यहाँ पर वो उसके लिए फर्स्ट एड ढूंढने लगता है। रोजी जब सो रही होती है तो तियान फर्स्ट एड ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हमें तियान की असलियत पता चलता है। तियान को रोजी के पास यानफू ने ही भेजा था और वो उसे रोजी के कंपनी का वही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाने के लिए भेजा था। तियान वो डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे रोजी आ जाती है और पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान के हाथ में फर्स्ट एड था। वो बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड लेने के लिए गया हुआ था। इसके बाद अगले दिन रोजी सीसीटीवी चेक कर रही थी, तो उसे देख करके उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तियान को पता चल चुका था कि एक्चुअल में उस कमरे में हिडन कैमरा लगा हुआ है। रोजी अपने बॉडीगार्ड को कहती है, बाकी तुम संभाल लेना, थोड़ा इसे सबक सिखाओ, अगर ये कुछ इधर उधर करना भी चाह रहा है तो भी नहीं करे। रोजी के तियान के अलावा भी बॉडीगार्ड का पूरा एक ग्रुप था। गार्ड का जो यहाँ पर मेन हेड था, उसे तियान को परेशान करने के लिए बोला गया था, तो वो तियान को चेक करने के लिए कुछ गार्ड्स बुलाता है। तियान उनसे जीत जाता है। इसके बाद वो उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो तियान उसमें भी जीत जाता है। मतलब तियान इन सब में परफेक्ट था। रोजी दूर से इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। कहीं ना कहीं वो सोच रही थी उसने तियान जैसे परफेक्ट बंदे को चूज करके सही किया, लेकिन क्या उसके लिए लॉयल है, बस यही देखना था। तियान इस ड्रिंकिंग कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। रोजी सोफे पे बैठी हुई थी, वो वहीं जाकर के नीचे बैठ जाता है। तियान जब सो रहा था तो रोजी उसे अपना जैकेट देते हुए उसे सोने के लिए छोड़ करके अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह रोजी बाहर जा रही थी। तियान को वो अपना सूटकेस अंदर रखने के लिए बोलती है। दोनों अभी बाहर निकले ही थे कि कुछ गुंडे यहाँ पर तियान को किडनैप करके लेकर के जाती हैं। अब रोजी तियान यहाँ पर उसका परमानेंट बॉडीगार्ड था, तो उसे रोजी के साथ जाना पड़ता है। एक बदमाश बिजनेसमैन रोजी के साथ डील करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा अड़ियल था और उससे रोजी को लॉस हो सकता था। ये बात रोजी अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपना शर्त रखती है। वो कहती ठीक है, फ़िलहाल वो टायर्ड हो गई है, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करो बनाना और जैसे ही बन जाएगा मुझे बता देना।
इसके बाद वो तियान को कमरे में लेकर के जाती है और रोमांस करने का एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि पता था कि बाहर जो गार्ड्स हैं वो उन पर नज़र रखे हुए हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर वो लोग कुछ देर तक इन चीज़ों को फंसा करके रखते हैं। फाइनली यहाँ पर जो उसके इयरिंग में ट्रैकर लगा था जिससे कि वो लोग आवाज़ों को सुन पा रहे थे, वो दोनों ही तोड़ देते हैं। इसके बाद वह इंसान रोजी को नीचे बुलाता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तैयार हो चुका था। इसी वजह से अब यहाँ पर रोजी नीचे जाती है और उसके साथ भी उसके कुछ गार्ड्स आ चुके थे। तियान रोजी को सेव करने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है। रोजी को ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तियान इस तरीके से उसके लिए इंजर्ड होगा। तियान से पूछती है वो क्यों इंजर्ड हुआ, तो तियान बताता है ऑब्वियस सी बात है कि मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, तो तुम्हारा ख्याल करना तो मेरा काम है। रोजी इस तरीके से कभी किसी का एहसान रखना पसंद नहीं करती थी। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं। जो रोजी के ग्रुप में से जिस इंसान ने उसे धोखा दिया था वो लोग उसे पकड़ के यहाँ पर ले कर के आए हुए थे। और इधर तियान रोजी को देखने के लिए जाता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। उस इंसान को सबक सिखाने के बाद रोजी काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी। यहाँ पर तियान आता है उसे संभालने के लिए, उसे अपने साथ थोड़ी देर बैठने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर वो उसके साथ उसके मन को हल्का करने के लिए बैठता है। वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करती है, अपने बारे में बताती है किस तरीके से यानफो के फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। तियान को भी रोजी की स्टोरी काफ़ी हार्ट टचिंग लगती है। दूसरे सीन में यानफो तियान को बुलाता है और कहता है अब तक मुझे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मिले। तियान कहता है कमरे में सीसीटीवी लगा है। उसे एक डिवाइस देता है जिससे कि सीसीटीवी डिसेबल हो जाएगा और बोलता है मुझे जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आफ्टर दैट वो रोजी के पास वापस लौट जाता है। रोजी एक बिजनेसमैन से मिलती है। ये बिजनेसमैन तियान की मॉम का किलर था, जिनसे कि बदला लेने के लिए वो जानबूझकर के भी रोजी से जुड़ा हुआ था। वो इंसान को मारना ही उसके लाइफ का अब अंतिम अपने बड़े भाई से बात करने के बाद वो इंसान पर अटैक करने के लिए जाता है। थैंकफुली तब तक रोजी यहाँ पर आ करके तियान को सेव कर लेती है, वरना वो लोग उसे पकड़ लेते। वो उसके साथ रोमांस करने का एक्टिंग करती है ताकि वो इंसान को पता ना चले कि एक्चुअल में जिस तियान को वो ढूंढ रहा है वो अभी रोजी के साथ ही है। वो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आता है, लेकिन देखता है कि रोजी किसी के साथ रोमांस कर रही है, तो वो यहाँ पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। आफ्टर दैट रोजी यहाँ पर आती है उसके साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो लोग लेकर के आए हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रोजी अभी साइन करने ही वाली थी कि तियान उसके साथ आ जाता है, जिसे देख करके वो बंदा समझ जाता है कि तियान और रोजी दोनों मिले हुए हैं। रोजी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें किसने भेजा है? तुम मुझे ये फेक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके मुझसे पैसा जीतना चाह रहे हो। सच सच बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है, वरना यहाँ पर तुम मारे जाओगे। तो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे ऐसा करने के लिए यानफू ने कहा था। वो चाहता है कि तुम इस तरीके से फेक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ जाओ ताकि कंपनी की CEO ना रहो। रोजी का दिल टूट जाता है। खैर यहाँ पर वो जानबूझ करके तियान को कहती है चलो अब तुम अपना बदला पूरा कर लो। तियान भी ये सुन के शौक हो जाता है। रोजी को उसके बारे में सब कुछ पता है, फिर भी वो उसे अपने साथ रख रही है। हालांकि रोजी को ये नहीं पता था कि तियान यानफू के लिए काम कर रहा है। अब तियान उस इंसान को मार के अपना बदला ले लेता है। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में रोजी यहाँ पर यानफू को कंपनी के पोजीशन से हटा देती है। उसने जो कुछ कांड किया था सारे शेयर होल्डर्स को बताने के बाद उसने यानफू को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। खुद रात में बहुत ही वो ड्रंक कर रही थी, तभी तियान उसे संभालने के लिए आता है। उसे संभालने के लिए वो उसे किस करने लगता है ताकि वो थोड़ी काम डाउन हो सके। अगले दिन रोजी देखती है कि उसने तियान के बॉडी पर बहुत सारे बाइट मार्क दिए हैं। बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूँगी। आफ्टर दैट वह एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है। वहाँ पर कुछ बिजनेसमैन वगैरह के साथ डांस वांस करके वो उन्हें कन्विंस करती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ये सब कुछ वो अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी, क्योंकि उसने अपने अडॉप्टिव फादर को प्रॉमिस किया था। तियान उसका ख्याल रख रहा था। रोजी उससे पूछती है क्या बस वह एहसान चुकाने के लिए ऐसा कर रहा है? तियान कहता है हाँ, वो भी रोजी को पसंद करने लगा था, लेकिन वो अपनी मन की फीलिंग उसे नहीं बताता है। दोनों ही यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं, इंटीमेट होते हैं।
इस बेचारे गार्ड के लीडर को पता नहीं था कि तियान का रोजी के साथ क्या चल रहा है। उसे तो ऐसा लगता था कि रोजी तियान को बुली करते रहती है, उसे पनिश करते रहती है, उसे समझाता है सब कुछ आसानी से हैंडल करने के लिए। अगले दिन रोजी तियान को अंडर द टेबल फ्लर्ट कर रही थी और यहाँ पर बेचारा तियान जैसे तैसे मैनेज कर रहा था। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इनका ये हिडन रिलेशनशिप का स्टार्टिंग होता है। तभी वही लीडर तियान से मिलने के लिए आ जाता है, तो तियान जल्दी जल्दी रोजी को अंदर क्लोजेट में छुपा देता है। वो तियान से कुछ ड्रेसेस लेने के लिए आया हुआ था, उसे ब्लाइंड डेट पर जाना था। अंदर क्लोजेट में रोजी थी, तो तियान यहाँ पर उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। रोजी जानबूझ करके तियान को किस करने लगती है ताकि यहाँ पर थोड़ी एक्साइटमेंट और थ्रिल मिल सके। आफ्टर दैट वो लड़का वहाँ से चले जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगले सीन में अंकल यानफू को कंपनी में वापस बुलाने के लिए रोजी को बोलते हैं, लेकिन रोजी यहाँ पर मना कर देती है और बोलती है कि जो कुछ यानफू ने किया उसके बाद तो मैं उसे कंपनी में नहीं लाने वाली। सारे फैमिली वालों के खिलाफ जा करके रोजी बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती है। वो वही अपने पुराने ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर कि वो रहा करती थी। लौटते समय अपने पुराने केक शॉप भी जाती है। उस केक को मिस कर रही थी। तियान को वो ये बात बताती है। घर आ करके तियान रोजी के लिए वो केक बनाता है अपने हाथों से। हालांकि वो सेम तो नहीं था, लेकिन फिर भी तियान के एफर्ट्स देख करके रोजी को अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो दिल से उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है, और उसका केक बनाया हुआ खा करके उसकी बड़ाई भी कर रही थी। इसके बाद तियान को यानफू का कॉल आता है और बोलता है जाकर के कंपनी के डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। लेकिन तियान उससे पहले यानफू से मिलने के लिए जाता है। वो यानफू को मना कर देता है कि वो रोजी को धोखा नहीं दे सकता। यानफू से याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, माँ का बदला पूरा हो गया तो एहसान भूल गए, तुम डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, इसके बाद फिर मेरा एहसान तुम पर से उतर जाएगा। तियान मजबूर था, उसे जाना ही पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट ले करके यानफू दे देता है। इस बारे में रोजी को पता ही नहीं था। अगले दिन कंपनी के मीटिंग में यानफू वो पेपर दिखाते हुए बताता है ग्रैंडफादर ने कंपनी मेरे नाम की हुई है। रोजी जानबूझ करके मेरा जगह ले रही है। वो समझ जाती है किसी ने तो उसे धोखा दिया है। उसे भरोसा नहीं था कि वो तियान होने वाला है। यहाँ पर यानफू जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है, रोजी को सीईओ के पोजीशन से हटा देता है। तब यानफू से कहता है कि एक्चुअल में तियान ने तुम्हें धोखा दिया है। घर जाकर के रोजी तियान को जॉब छोड़ के निकल जाने के लिए कहती है। तियान जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे कहता है तुम्हें मुझे जो पनिशमेंट देना है दे लो, लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाला। रोजी उससे माफ़ नहीं करने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक तियान इसी तरीके से उसके आगे पीछे मंडराते रहता है, यहाँ तक कि वह खुद को हर्ट भी कर लेता है रोजी के नज़र में पनिशमेंट देने के लिए। रोजी फिर भी पिघलने के लिए तैयार ही नहीं थी। हालांकि वो तियान को जॉब से निकालती नहीं है, क्योंकि वो अपने जॉब में परफेक्ट था। अगले कुछ दिनों तक रोजी का गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान पर था। तियान उसे काम डाउन करने के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश करता है, लेकिन रोजी उसे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो हर रोज़ क्लब जा कर के ड्रिंक करने लगी थी। तियान उसे संभालने के लिए आता है, लेकिन रोजी उसे इग्नोर करते हुए दूसरे मेल मॉडल को लेकर के होटल के कमरे में चली जाती है। रोजी इतना ड्रंक नहीं थी जितना कि वो दिखा रही थी। यहाँ पर वो बस तियान को जेलस कराने के लिए ऐसा कर रही थी। तियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और रोजी को वहाँ से लेके जाता है। इधर यान वो अपने अंकल से मिल के बात कर रहा था। रोजी की तो हालत ही ख़राब हो गई है। कंपनी से निकलने के बाद तो वो रोज़ क्लब जाकर के ही ड्रिंक कर रही है। यानफू को नहीं पता था कि उसके अंकल की बेनज़र उसी कंपनी पर है और वो उन दोनों भाई बहनों को लड़ाई करके सिर्फ सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। इधर रोजी हर रोज़ अब बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगी थी। ध्यान उसे रोकने का कोशिश भी करता है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रोजी अपने पुराने घर अपने कुछ सामान को लेने के लिए जाती है। यानफू उसे अंदर नहीं जाने देता। रोजी से खींच करके 2 झापड़ लगाती है और कहती है भले ही मैं अब तुम्हारी कंपनी में नहीं हूँ, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी आंटी हूँ, तो बड़े होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना मेरा काम है।
आफ्टर दैट वो अपना सामान लेकर के वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो लोग एक ऑक्शन पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि ऑब्वियस सी बात है यानफो के पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन दियान रोजी का हेल्प करता है और यानफो को जो चीज़ खरीदना था फाइनली वो ख़रीद लेती है। अगले दिन जब दियान रोजी के लिए केक खरीद के लेकर के आ रहा था तभी गुस्से में यानफो उसे किडनैप कर लेता है और कहता है तुमने मेरे खिलाफ़ जाने की हिम्मत कैसे कर दी। वो यहाँ पर दियान को जान से मारने वाला था, लेकिन तब तक रोजी आ करके उसे सेव कर लेती है। वो वापस से अंकल को जा कर के कंप्लेन कर रहा था। अंकल बहाने बहाने से और ज़्यादा यानफो को रोजी के ख़िलाफ़ भड़का देता है और उसे तो पता भी नहीं था कि उसके कान भरे जा रहे हैं। अगले दिन रोजी अपने और दोनों बॉडीगार्ड के साथ बैठ करके देख रही थी कंपनी में जो भी पंगे चल रहे हैं। यानफो के नौटंकियों की वजह से वह कंपनी डूबने नहीं दे सकती थी। कुछ शेयर होल्डर से मिलने का वो डिसाइड करती है। एक लेडी शेयर होल्डर के आने का वेट कर रही थी। उससे पहले वो लड़की दियान से टकराती है। उस लड़की को दियान पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। जैसे ही रोजी उससे मिलने के लिए जाती है तो वो कहती है कि ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे तियान चाहिए। तियान को वो कहती है कि जितना भी तुम्हें यहाँ पर सैलरी मिल रहा है मैं उससे 5 गुना ज़्यादा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तियान मना कर रहा था। रोजी को वो ऑफ़र दे दी है, ठीक है तो बस आज रात के लिए तियान को मेरे कमरे में भेज दो और अगर मैं खुश हुई तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर दे दूँगी। अब वो लोग बैठ कर के सोच रहे थे कि क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है कि रोजी किसी हालत में तियान को उसके कमरे में नहीं भेजेगी। दूसरा बॉडीगार्ड तियान को एक आइडिया देता है। तियान उस लेडी के कमरे में जाता है। जाते ही वो उस पर टूट पड़ती है। दोनों रोमांस कर रहे थे, लेकिन तियान ये एक्टिंग करता है कि एक्चुअल में वो गे है और उसे लड़के पसंद है। यहाँ पर यही आइडिया तो उस गार्ड ने दिया था, जिस वजह से कि वो लड़की अब तियान में इंटरेस्टेड नहीं थी। और इधर रोजी को पता चलता है कि तियान उस लड़की से मिलने के लिए गया है तो उसे लगता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करने गया है। हाँ, लड़की लड़कियों के साथ रोमांस करके कब से सैक्रिफाइस करने लगे भाई। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर तियान को रोजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिल गया था और यहाँ पर वो खुश था कि कम से कम किसी हालत में तो वो रोजी का हेल्प कर पा रहा है। वो लड़की जानती थी कि तियान नॉर्मल इंसान है। वो ये भी समझ चुकी थी कि वो रोजी से सच में प्यार करता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे रोजी से अब जेलस होने लगा था कि ऐसे पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी उसे एक सच में प्यार करने वाला इंसान मिला है। तियान कॉन्ट्रैक्ट लेकर के रोजी के पास जाता है। उसे बताता है मेरे और उस लड़की के बीच कुछ भी नहीं हुआ है और उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। रोजी उसे कहती है मुझे तुम्हारा ये सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, दोबारा से ऐसे मत करना कभी। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रोजी ने तियान को माफ़ कर दिया था उसकी पिछली गलतियों के लिए। यहीं दूसरी तरफ यानफू वापस से अपने अंकल के पास जाता है तो वो उसे नशे का दवा दे करके बहाने से उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। अब यानफू के जितने भी शेयर्स थे वो सारे उस अंकल के हो चुके थे। उसे ड्रंक कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यानफू जब वहाँ से कार ड्राइव करते हुए जाता है तो ही उसका भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कुछ उसी अंकल का प्लान था ताकि वह कंपनी आसानी से हथिया सके। इधर रोजी को पता चलता है। वो हॉस्पिटल में यानफू को देखने के लिए जाती है। वो उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। अब भी चाहे उसने जो कुछ भी किया था वो उसकी जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। वो उसके साथ हॉस्पिटल में थी और वहीं दूसरी तरफ मौके का फ़ायदा उठा रहा था अंकल। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को अपने तरफ करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन रोजी भी कम नहीं थी। वो अपने फादर के मेहनत को इस तरीके से तो बर्बाद होने नहीं देती। हालांकि ये इतना आसान होने नहीं वाला था। दोनों के बीच अब कंपनी के शेयर्स और कंपनी को लेकर के जंग छिड़ चुकी थी। रोजी को भी पता चलता है कि यानफू ने अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती शेयर्स अंकल के नाम कर दिए। इसी वजह से चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। इधर यानफू बेहोश था, उसे कब होश आएगा कोई गारंटी नहीं था। रोजी तब तक कंपनी संभालने का कोशिश कर रही थी। बहुत ज़्यादा ही उसे मेहनत वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारे शेयर होल्डर से मिलना पड़ता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने पड़ते हैं ताकि वो कंपनी पूरी तरीके से उसके अंकल की ना हो।
साथ ही में उसे अपने भाई की जान भी तो बचानी थी। उसके अंकल को तो लग रहा था कि भला एक लड़की उसका क्या ही उखाड़ लेगी, लेकिन जब एक्चुअल में रोजी बहुत अच्छा करने लगी थी तब उसके अंकल ने रोजी को जान से मारने के लिए गुंडे भेज दिए थे। तियान उसे बचा रहा था। रोजी को बचाने के चक्कर में वो इंजर्ड कंडीशन में पास ही में नदी में गिर जाता है। रोजी को तो ऐसा लगता है कि उसने तियान को हमेशा के लिए खो दिया। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। उसका अंकल हालांकि अब भी कंपनी संभाल रहा था, लेकिन तभी रोजी अपने भाई को लेकर के उस मीटिंग में पहुंच जाती है। उसके भाई को भी अकल आ गया था कि उसका अंकल ही मेन दुश्मन है। वो शुरुआत से ही उन दोनों को क्यों ही भड़काते रहता था। हालांकि यानफू ने कभी एक्चुअल में रोजी से नफरत नहीं किया और अब वो रोजी का हेल्प कर रहा था कंपनी संभालने में। उसे कंपनी का लालच भी नहीं था। रोजी हर रोज़ तियान को ढूंढती थी, लेकिन वो उसे नहीं मिलता था। इन दोनों की लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। उसका मूड ठीक करने के लिए यानफू रोजी को एक बॉल पार्टी में जाने के लिए बोलता है। जब वो उस बॉल पार्टी में जाती है तब यहाँ पर वो तियान के साथ ही अनजाने में डांस कर रही थी। दोनों ने मास्क पहने थे। रोजी को डाउट होता है कि कहीं ये तियान ही तो नहीं है, और जब वो एक्शन में उससे मिलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अफसोस तियान को तो रोजी याद ही नहीं था। वो उसे कहता है कि सॉरी मिस, शायद आपने किसी और को पहचान लिया। मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में आप मुझे कह रही हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रोजी को समझ नहीं आता है यहाँ पर हुआ क्या। रात में तियान को सपने आ रहे थे रोजी के बारे में। जो कुछ भी हुआ उस एक्सीडेंट के बाद तियान सब कुछ भूल चुका था। अब वो एक अमीर घर में पहुँच गया था। उसकी एक फियोंसे थी। हालांकि उसे शादी तो करना ही था। अगले एक हफ्ते में उसकी उससे इंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन रोजी से मिलने के बाद तियान कन्फ्यूजन में था। उसके सपने उसे बार बार याद आना, उसकी पास्ट लाइफ की याद दिलाना, वो बहुत ही कन्फ्यूजन में था। इधर यानफू भी तियान से मिलता है तो वो उसे तियान ही कह के पुकारता है, लेकिन तियान कहता है आई थिंक कि तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। अब वो एक बड़े कंपनी का CEO था। यानफू भी कंफ्यूज कि एक बॉडीगार्ड अचानक से CEO कैसे बन गया। रोजी यहाँ पर आती है। डोंट वरी भाई, इस ढक्कन को कुछ भी याद ही नहीं है, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कुछ भूल चुका है। यानफू जानता था कि तियान और रोजी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बिजनेस डील साइन कराने के बहाने रोजी तियान को घर पर ही रोकती है। वॉशरूम जाने के लिए जब तियान कमरे में जाता है तो देखता है उसी के सेपन साइज़ के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। अब वो कन्फ्यूजन में आने लगता है कि क्या रोजी सच कह रही थी। उसे काफ़ी सारी बातें यहाँ पर याद आने लगती है। सब कुछ जानबूझ करके रोजी ने किया था ताकि यहाँ पर वो तियान को चीज़ें याद दिला सके। तियान उसे कहता है कोई फ़ायदा नहीं, मेरी फियोंसे और अगले एक हफ्ते में मेरी उससे शादी होने वाली है, तो तुम जो भी ये कुछ कर रही हो मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेने वाला हूँ और जो कुछ भी मैं भूल गया हूँ उसे मैं याद नहीं करना चाहता। रोजी सोचती है अब तियान को किसी और तरीके से याद कराना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो शाम में क्लब चली जाती है। जानबूझ करके ड्रंक होने का एक्टिंग करती है। काफ़ी सारे लड़कों से चिपक चिपक करके बातें कर रही थी और डांस कर रही थी। उसे पता था तियान यहाँ पर आने वाला है। तियान जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे एक्चुअल में जेलस होने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि वो ये जेलस वाली फीलिंग क्यों फील कर पा रहा है। वो तो रोजी को जानता भी नहीं था। लड़कों के बीच में से वो रोजी को वहाँ से लेकर के जाता है। रोजी की बच्चों वाली हरकतें उसके आसपास हमेशा ही ऐसे रहती थी। तियान का कन्फ्यूजन अब बढ़ते जा रहा था। वो अपने फियोंसे से इस बारे में डिस्कस करता है। उसकी फियोंसे उसे कहती है जो हुआ भूल जाओ, शादी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो। शादी के एक हफ्ते पहले तुम कैसे मुझे मना कर सकते हो, हमारे घर वालों को सब कुछ पता है। फिर भी जब तियान उस लड़की से अपना एंगेजमेंट नहीं तोड़ता है तो फिर रोजी सोचती है उसे थोड़ा और प्रोवोक करना ज़रूरी है। वह तियान को किडनैप करा लेती है और फिर हमें कहानी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रोजी तियान को कह रही थी कि भले ही तुम्हारा माइंड मुझे भूल गया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी मुझे नहीं भूली है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। और वो तियान के साथ रोमांस कर रही थी। तियान को काफ़ी कुछ चीज़ें रोजी के बारे में याद तो आ रही थी, लेकिन वो अब भी श्योर नहीं था। फिर भी जब वो वहाँ से चले जाता है तब रोजी को लगता है शायद कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन तियान और उस लड़की का शादी होने वाला था। रोजी भी दुल्हन के ड्रेस में पहुँच जाती है।
अब तक तियान को सब कुछ याद आ चुका था और ये सब कुछ सिर्फ उसका एक्टिंग था। कहानी के एंडिंग में तियान और रोजी दोनों शादी कर लेते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी के स्टार्टिंग में रोजी इस कहानी की हीरोइन तियान के पास जाती है। तियान उसे कहता है, मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं इस खानदान का बेटा हूँ और बहुत बड़ा सीईओ हूँ, तो तुम ये ड्रामा बंद करो। रोजी हंसते हुए कहती है, डोंट वरी, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी को जो मेरी आदत लगी है वो नहीं भूल सकते हो, तो तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए रोजी तियान को किस करने लगती है, लेकिन तभी नाइफ लेकर के वो तियान पर अटैक करने वाली थी। कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए कहानी में हम कुछ महीने पहले चलते हैं। रोजी यहाँ पर अपने लिए बॉडीगार्ड चूज़ करने के लिए गई थी। अंडरग्राउंड फाइटिंग में वो वहाँ पर तियान को चूज़ करती है और उसे अपना बॉडीगार्ड चुनती है। उसे अच्छे खासे पैसे देती है और अपने साथ लेकर के जाती है। यानफू से मिलने के लिए जाती है, जिस फैमिली ने रोजी को अडॉप्ट किया था। उसी घर का बेटा था यानफू। कहने को तो वो रोजी को आंटी कहा करता था, लेकिन वो उससे हमेशा ही नफरत करता था, पता नहीं क्यों। रोजी भी जानना चाहती थी। आज भी वो उसी तरीके से रोजी की बुराई कर रहा था। इस बात को सुनकर के रोजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उसे 2-4 झापड़ मार देती है और बोलती है कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कम से कम कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। वो बहुत ही सैड थी। यानफू उसका एक लौता रिलेटिव बचा था, लेकिन वो तो उसे नफ़रत करता था। सारी बातों को वो याद कर रही थी कि आखिरकार कहाँ क्या गलत हो गया जो यानफू उसे इतना नफ़रत करता है। उसके अडॉप्टिव फादर ने रोजी से प्रॉमिस लिया था उसके गुजरने के बाद वो कंपनी और यानफू का ख्याल रखेगी। इस वजह से भी यानफू चिढ़ा रहता था। उसके फादर ने कंपनी के सारे शेयर्स रोजी के नाम कर दिए थे। उनका अपना बेटा होने के बावजूद भी रोजी कंपनी संभालती थी। आज भी वो काफ़ी ड्रंक थी। तियान उसे देखने के लिए जाता है। वो कहीं न कहीं तियान की ब्यूटी से खुश भी थी और शादी में उसकी लॉयल्टी उसे दिखा रही थी कि वो उसके साथ लॉयल है। लेकिन कभी कभी जो चीज़ें सच होती हैं, जो दिखती हैं, वो सच नहीं होती हैं। तियान के मामले में भी वही सच था। भले ही रोजी जितनी ड्रंक थी, वो खुद को तियान को ऑफ़र कर रही थी, उसके साथ रोमांस करने के लिए वो इनिशिएट कर रही थी, फिर भी तियान ने खुद को रोका हुआ था। उसका ध्यान जाता है रोजी के पैर पर, जो कि उसे चोट लगा था। तो यहाँ पर वो उसके लिए फर्स्ट एड ढूंढने लगता है। रोजी जब सो रही होती है तो तियान फर्स्ट एड ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हमें तियान की असलियत पता चलता है। तियान को रोजी के पास यानफू ने ही भेजा था और वो उसे रोजी के कंपनी का वही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाने के लिए भेजा था। तियान वो डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे रोजी आ जाती है और पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान के हाथ में फर्स्ट एड था। वो बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड लेने के लिए गया हुआ था। इसके बाद अगले दिन रोजी सीसीटीवी चेक कर रही थी, तो उसे देख करके उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तियान को पता चल चुका था कि एक्चुअल में उस कमरे में हिडन कैमरा लगा हुआ है। रोजी अपने बॉडीगार्ड को कहती है, बाकी तुम संभाल लेना, थोड़ा इसे सबक सिखाओ, अगर ये कुछ इधर उधर करना भी चाह रहा है तो भी नहीं करे। रोजी के तियान के अलावा भी बॉडीगार्ड का पूरा एक ग्रुप था। गार्ड का जो यहाँ पर मेन हेड था, उसे तियान को परेशान करने के लिए बोला गया था, तो वो तियान को चेक करने के लिए कुछ गार्ड्स बुलाता है। तियान उनसे जीत जाता है। इसके बाद वो उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो तियान उसमें भी जीत जाता है। मतलब तियान इन सब में परफेक्ट था। रोजी दूर से इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। कहीं ना कहीं वो सोच रही थी उसने तियान जैसे परफेक्ट बंदे को चूज करके सही किया,
लेकिन क्या उसके लिए लॉयल है, बस यही देखना था। तियान इस ड्रिंकिंग कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। रोजी सोफे पे बैठी हुई थी, वो वहीं जाकर के नीचे बैठ जाता है। तियान जब सो रहा था तो रोजी उसे अपना जैकेट देते हुए उसे सोने के लिए छोड़ करके अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह रोजी बाहर जा रही थी। तियान को वो अपना सूटकेस अंदर रखने के लिए बोलती है। दोनों अभी बाहर निकले ही थे कि कुछ गुंडे यहाँ पर तियान को किडनैप करके लेकर के जाती हैं। अब रोजी तियान यहाँ पर उसका परमानेंट बॉडीगार्ड था, तो उसे रोजी के साथ जाना पड़ता है। एक बदमाश बिजनेसमैन रोजी के साथ डील करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा अड़ियल था और उससे रोजी को लॉस हो सकता था। ये बात रोजी अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपना शर्त रखती है। वो कह रही ठीक है, फ़िलहाल वो टायर्ड हो गई है, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करो बनाना, और जैसे ही बन जाएगा मुझे बता देना। इसके बाद वो तियान को कमरे में लेकर के जाती है और